हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। हम लोग कर रहे हैं हीट, और हीट के अंदर पहला टॉपिक था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज की क्लास होने वाली है थर्मोडायनेमिक्स की। देखो, क्लास 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक ही है। तो ये क्लास हम जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगी उतना कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये क्लास भले ही शॉर्ट हो बट बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे टॉपिक और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप साथ साथ में नोट्स बनाइए, बट हाँ, उसके बाद भी अगर कुछ बच्चों को शॉर्टकट चाहिए तो हमारे क्लास के पीडीएफ नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.physicsradar.com, और इस वेबसाइट पर जाकर आप जब मोर पर फ्री रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स के हमारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट है वहां क्लिक कीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम अपना चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हम थोड़ा बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट को लास्ट क्लास में भी कवर कर चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। तो उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। थर्मो का मतलब है हीट, डायनेमिक्स का मतलब है फ्लो। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम हीट के फ्लो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हो हीट एक तरह से टेम्परेचर के बारे में हम डील कर रहे होते हैं, उसे हीट बोलते हैं। तो ये सब कुछ कहानी आज के क्लास में कवर हो जाएगी। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। या फिर कह सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जो बेसिकली क्या है, हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे वर्क डन हो गया, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर हीट के फ्लो के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है। और हीट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम जानते हैं, दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी बॉडी में हॉटनेस या कोल्डनेस कितनी है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रही होती है। ठीक है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में इसमें डिस्कशन होने वाला है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर के हम लोग मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी वेरिएबल होता है किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो दो तरह से हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक और दूसरे होते हैं माइक्रोस्कोपिक। यहां पे मैक्रो मतलब बड़े बड़े वेरिएबल्स होंगे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पूरे सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में डिस्कस हम नहीं करने वाले। ठीक है बच्चों, यानी कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर होल एक साथ कंसीडर किया जाएगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग हीट के फ्लो को और हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हीट यानी कि टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अंदर हम लोग मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास तीन चीजें आपको कई जगह पे यूज होंगी। हीट इंजन हो जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाए, सेकंड लॉ, जहां भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उसमें तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग, और तीसरा होता है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। आप सिस्टम से आप बहुत सिंपल से एग्जांपल समझिए, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है। तो कंप्यूटर सिस्टम कोई एक अकेली मशीन नहीं है, अकेला पार्ट नहीं है। उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर रैम होता है, उसके अंदर प्रोसेसर होता है, बहुत सारी चीजों को मिला के एक सिस्टम बनता है। यानी कि सिस्टम मतलब मैक्रोस्कोप, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंट्रोपी है, इन सबको मिला के जो बना, दैट इज सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक क्लोज कंटेनर समझ सकते हो, एक रूम को आप सिस्टम मान सकते हो, और उसके आसपास में जो कुछ भी है वो क्या है? हमारा सराउंडिंग। ठीक है, उसके आसपास में जो कुछ भी है वो क्या कहलाएगा? हमारा सराउंडिंग। जैसे ये हमने ले लिया, इसके अंदर जो कुछ है वो क्या है? हमारा सिस्टम, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? बताओ बच्चों, सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। अब जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी का एक जगह से जो ट्रांसफर होगा, वो सिस्टम से सराउंडिंग हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम हो सकता है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों,
बाउंड्री, ठीक है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। अब सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इन सबको मिला के जो कुछ बना वो क्या कहलाया? हमारा यूनिवर्स, ठीक है। यानी कि सिस्टम इज द सेट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, किसी कंटेनर को, क्लोज कंटेनर ओपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, स्पेशली मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होंगे, और इन वेरिएबल्स के जो सेपरेट करता है उसे बाउंड्री बोलते हैं, और जो आसपास होता है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम हो सकता है, दो सिस्टम्स के बीच में भी हो सकता है, और वो सब कुछ डिपेंड करेगा इस बाउंड्री पे। अगर बाउंड्री हमारी ऐसी हो जाए कि हीट ट्रांसफर बंद कर दे, एडियाबेटिक हो जाए, डायथर्मिक हो जाए, वो सब अलग अलग चीजें आएंगी। एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और थर्मोडायनेमिक्स हमने क्लियर कर लिया। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो इसके अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक, उसे हम बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ भाई, बच्चों ने कमेंट किया था कि सर साइड हट जाया कीजिए, हमें लिखना भी होता है। तो हमें पता है कि आप लिख नहीं रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया होगा अब तक तो, है ना? 1 2 खिचिक हो गया, डन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, यहां पे हम दो टर्म्स यूज पढ़ेंगे, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए? अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर ना तो एक बॉडी से दूसरे में, ना दूसरे से फर्स्ट में जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो उसे हम क्या बोलते थे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा था मैकेनिक्स के अंदर कि नेट फोर्स 0 कर दो, एक्स कंपोनेंट को बराबर कर दो, वाई को बराबर कर दो, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि थर्मल में टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस 0 होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा होगा। उसके साथ ही साथ आता है एक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर दो सिस्टम्स को आपस में मिलाया जाए तो उन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि हम एक सिस्टम को दूसरे में मिलाएं, एक के मॉलिक्यूल दूसरे से मिलके कोई तीसरा प्रोडक्ट बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी दो सिस्टम जिनमें टेम्परेचर सेम है, क्या है बताओ? टेम्परेचर सेम है, यानी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उन पर कोई भी नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और अगर उन दोनों सिस्टम्स को मिक्स करने के बाद, कांटेक्ट में आने के बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो तो उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और कोई भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी सिस्टम थर्मल के साथ साथ मैकेनिकल में है और केमिकल में है, तीनों इक्विलिब्रियम में है, देन वी कैन से दैट द सिस्टम्स आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है वो दोनों सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, वो दोनों सिस्टम हमारे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, और वो दोनों सिस्टम हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होने चाहिए। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो क्या टाइम के साथ साथ उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे भाई। चेंज होंगे कहां से? ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ हो ही नहीं रहा। यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कंपोजिशन, मास, ये चेंज ना हो, देन वी कैन से द बॉडीज, द सिस्टम्स आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जल्दी से आप जो भी लिखना है लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े नेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो मैंने आपको बताया सिस्टम पढ़ेंगे, सराउंडिंग पढ़ेंगे, यूनिवर्स पढ़ेंगे, बाउंड्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिस्टम। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको हम तीन तरह से कैटेगराइज करेंगे। पहला होगा हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा होगा क्लोज सिस्टम, और तीसरा होगा आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम है, जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, देखो देसी भाषा में समझो एक भगोना है, ठीक है। उसके अंदर उसको पानी भरा हमने और पानी को नीचे से गैस जला दी, बर्नर ऑन कर दिया, हीट हो रही। अब उसके अंदर आप नोटिस करोगे कि भाई जो हीट है, मतलब एनर्जी है, वो उस सिस्टम में आई, उस भगोने में आई, उस वाटर के अंदर आई। बट जैसे ही आई तो भाई टेम्परेचर बढ़ा,
स्टीम बनी, स्टीम बाहर निकल गई, यानी कि मास ट्रांसफर हो गया। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बच्चों मास आ भी सकता है, मास निकल भी सकता है, एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी निकल भी सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी कैन चेंज, इवॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे हम, बताओ बच्चों? ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों के दोनों एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। कौन कौन से? मास और एनर्जी दोनों। बट कोई एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्लोज्ड है, जिसके अंदर मास का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जैसे एक प्रेशर कुकर है और उसकी जो सीटी है उसको भी तुमने बंद कर दिया, अब हीट देते रहो देते रहो देते रहो। जब हीट को देते रहोगे तो बच्चों उसके अंदर हीट ट्रांसफर तो होगा बट मास ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल निकल के बाहर चले जाएंगे, सीटी बंद है, बिल्कुल नहीं निकल रही है, यानी कि उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, बताओ? क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्या कहते हैं, बताओ? क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर होंगे, क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। और एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो कि सराउंडिंग से आइसोलेटेड हो। मान लो हमने जो बॉडी थी उसकी बाउंड्री को हमने आइसोलेट कर दिया, उसकी बॉल को एडियाबेटिक बना दिया, हीट ट्रांसफर करने ही नहीं दिया, आइसोलेट कर दिया, तो कोई एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी, कोई मास भी ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने सिस्टम को तीन तरह से कैटेगराइज किया। ये भाई वो वाला सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम फाड़ देंगे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है। थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन से हैं? ओपन, ऐसा सिस्टम जिसमें मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम, मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी। और अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसे हम कहते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लियर है? ओके, तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। ओके, अब करते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्ट। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें तीन लॉज पढ़ने हैं। पहला लॉ जीरोथ लॉ, दूसरा लॉ फर्स्ट लॉ, तीसरा लॉ सेकेंड लॉ। अब ये कहोगे कि सर ये जीरोथ लॉ क्यों दिया? न्यूटन ने तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ दिया, केपलर ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ दिया, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में जीरो क्यों आया? ठीक है, तो जीरो इसलिए आया कि साइंटिस्ट ने पहले दिया फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ दिया और फर्स्ट लॉ का पूरा स्टेटमेंट सब कुछ पब्लिश हो गया, सब कुछ हो गया। उसके कई सालों के बाद आया एक ऐसा लॉ जिसका फाउंडेशन, जिसका फंडामेंटल, जिसकी नॉलेज जीरोथ लॉ मतलब फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा फंडामेंटल थी, मतलब उसको फर्स्ट लॉ से पहले रखना था। अब फर्स्ट लॉ से पहले रखना था मतलब क्या आया? जीरोथ लॉ। तो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट लॉ जो है दैट इज जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लो कोई दो सिस्टम्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? मान लो कोई दो सिस्टम है, एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी। ए सिस्टम एक तीसरे सिस्टम सी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ध्यान रखना है इस चीज को। एक सिस्टम ए सी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो भाई ए और बी भी तो इक्वल में होंगे। ये क्या बात हुई? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, देखो भाई, according to zeroth law, when thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with C, A किसके? C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B किसके? C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या कहता है स्टेटमेंट? देखो, इन्होंने कहा A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब TA किसके बराबर है? TC। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताओ? इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद B जो है वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ B किसके बराबर होगा? टेम्परेचर ऑफ C। इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को आप नजर आ रहा हो तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2
क्या कहता है इक्वेशन 1 एंड 2? बताओ बच्चों, ये कहता है कि TA TC के बराबर है और TC TB के बराबर है। तो ये भी तो कह सकते हो कि TA क्या है, बताओ आपस में, TB के बराबर है। यानी कि टेम्परेचर A और B बराबर हो गए। और अगर कोई भी दो ऐसे सिस्टम हैं जिनके टेम्परेचर इक्वल हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्लियर है, समझ गए कहानी को? तो ये है जीरोथ लॉ, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, बहुत ही बेसिक लॉ है, इसीलिए इसको फर्स्ट लॉ से भी पहले रखा गया। फर्स्ट लॉ पहले डिस्कवर हो चुका था, जीरोथ लॉ बाद में आया, बट इसीलिए उसको फर्स्ट लॉ से पहले रखना था, तो ये कहलाया हमारा जीरोथ लॉ। मुझे उम्मीद है कि आपको जीरोथ लॉ अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट एंड इंटरनल एनर्जी। क्या आता है? हीट एंड इंटरनल एनर्जी। नाम से क्लियर हो रहा होगा क्योंकि हीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं और इंटरनल एनर्जी के बारे में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हीट क्या है? इट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कोई भी बॉडी है हायर टेम्परेचर पर और एक बॉडी है लोअर टेम्परेचर पर, तो अगर उन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये दो अलग अलग बॉडीज की बात की, बट अगर हम कहें क्या ये सेम बॉडी में पॉसिबल है, तो हाँ है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक आयरन की रॉड लो, इस पे जगह जगह पे वैक्स के साथ आयरन नेल चिपका दो वैक्स के साथ, और एक साइड में बर्नर से इसको हीट करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही बर्नर से इसको हीट स्टार्ट करोगे तो क्या होगा बताओ? यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां ठंडा है, यानी कि हीट का ट्रांसफर होगा आगे की तरफ, और हीट का ट्रांसफर होगा तो एक एक करके जो नेल्स थी वैक्स से चिपकी हुई, वैक्स मेल्ट होगा, धीरे धीरे सारी की सारी नीचे गिरती जाएंगी। समझिए कहानी को? तो ये कहानी है हमारी हीट की। हीट क्या है? इट इज द एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्यों फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। समझ गए इस चीज को? ये कहानी है हीट की। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे मान लो कोई रूम है, ठीक है, और उस रूम के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उन गैस मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी है, उन एनर्जीज को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वो कई तरह की हो सकती है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है बच्चों, वो मोशन कर रहा होगा, आपको पता है रेस्ट में तो होते नहीं है, अब वो मोशन कर रहा होगा, यानी कि उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब उनके बीच में होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई भी मॉलिक्यूल है बच्चों, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा होगा, तो उसमें होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल अगर सॉलिड का है तो अपनी पॉइंट पे, फिक्स्ड पॉइंट पे वाइब्रेट भी कर रहा होगा, तो उसमें होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन सारी एनर्जीज को मिलाने के बाद जो एनर्जी उस सिस्टम के अंदर आई, हर मॉलिक्यूल का सम, उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। समझ गए? यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द टोटल एनर्जी possessed by the system due to molecular motion। बताया अभी, molecular motion मतलब काइनेटिक एनर्जी, एंड molecular configuration मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, इट मींस ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो ये कहानी है हमारी इंटरनल एनर्जी की, जो कि U से रिप्रेजेंट हम करने वाले हैं। तो U के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, रोटेशन एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी होने वाली है। ठीक है, समझ गए? यानी कि हमारे पास हीट का मतलब क्या है? हीट एक तरह की एनर्जी है जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। इंटर एनर्जी का मतलब है मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर है, कंटेनर के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग? यू से रिप्रेजेंट करने वाले हो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप क्लास 11th की बात कर लो, चाहे आप नीट की बात कर लो, या फिर जेई मेंस की बात कर लो, इस टॉपिक पर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? वर्क डन इन एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ये क्या कहानी है वर्क डन की, वो आप देखो। जैसे हमने कहा कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था। देखो, हम
इंटरनल कंबशन इंजन का यूज करते हैं, चाहे वो कार हो गई, चाहे वो बाइक हो गई, चाहे वो स्कूटी हो गई। इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर लगा होता है एक इंजन, उस इंजन में लगे होते हैं सिलेंडर्स। आपने सुना होगा 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, है ना। आप लोग बड़े लोग हो तो हो सकता है फरारी या फिर रोल्स रॉयस में हो तो B12 इंजन भी होता है, 12 सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक है। तो कई सारे सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट होता है, उसमें से एक छोटा सा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। क्या? देखो बच्चों, देखो भाई, हमने क्या किया, ये एक सिलेंडर था और इसके अंदर ये पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई गैस फील्ड है। अब देखो, गैस का मतलब है यहां पे ऐसे मान लो कि वो जो गैस है दैट इज द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे या फिर हम किसी और तरह हमने हीट किया तो इसमें क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी मतलब वो कितना एक्सपेंड हो गई, मान लो dx एक्सपेंड हो गई। और जैसे ही dx एक्सपेंड हुई तो हम देखेंगे कि भाई इसमें कितना वर्क हुआ। वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको पता है अगर मेरे को dw चाहिए, dw मतलब फोर्स इनटू dx हो जाएगा। अच्छा, फोर्स कैसे निकालें? इस गैस का प्रेशर, क्योंकि ये भाई इस पे फिक्स नहीं है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात हो रही होगी। तो बच्चों प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पिस्टन बाय dx डिस्प्लेसमेंट। dw और dw किसके बराबर होता है बताओ बच्चों, F इंटू dx। एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ किसके बराबर, P इंटू एरिया। अच्छा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम। dx इज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बच्चों यहां से लेके यहां तक, तो ये जो है ये क्या है बताओ, ये है चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि पूरा हो गया फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, तो ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि dw जो होगा, वो स्मॉल वर्क डन जो होगा वो होगा PdV के बराबर। PdV के बराबर, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात हो रही है तब, ठीक है। यानी कि dV इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए, dW तो पता है, स्मॉल वर्क डन पता है, और टोटल वर्क डन चाहिए। इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, अब तक तो आपको सीख गए होगे कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीख गए हो ना। नहीं सीखे हो तो कमेंट डालो कि हमें काइनेमेटिक्स की वीडियो चाहिए या हमें किस चीज की वीडियो चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, डिफरेंस चाहिए, करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां भी एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा करा है, वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो W किसके बराबर हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dW। अच्छा, dW हम पहले निकाल चुके हैं, PdV, और कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो हमें टोटल वर्क डन निकल कर आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, क्या, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया एनक्लोज बिटवीन द PB डायग्राम ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। अब ये क्या कहानी है वो भी अब हम समझने वाले हैं। पहले तो ये बताओ, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्लियर हुआ, यानी कि वर्क डन W किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, वेयर इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा एनालिटिकल मेथड था, इसी चीज को इंडिकेटर डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर लिखने नहीं दिया, तो भाई लिख लो फटाफट से, लिख लिया ना, ठीक है, बड़े ओके। अगर इसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कर्व कौन सा है, PV कर्व है। मान लो इनिशियली जो हमारे पास बॉडी थी, जो हमारे पास सिस्टम था, वो A पोजीशन पर था, कोऑर्डिनेट्स उसके हैं प्रेशर वॉल्यूम के P1 V1, और थोड़े टाइम के बाद वो एक्सपेंड हुआ P2 V2। आपको नजर आ रहा होगा V2 जो है वो V1 से ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा होगा बताओ, एक्सपेंशन हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा। अब मुझे वर्क डन बताना है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया अंडर दी कर्व निकालोगे। क्या करोगे बताओ बच्चों, एरिया अंडर दी कर्व निकालोगे, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो एरिया आया, ये पूरा का पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक वो होगा हमारा। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ट्रेपेजियम होता, अगर रेक्टेंगल भी होता तो भी सॉल्व कर लेते, ट्रायंगल होता तो भी सॉल्व करते, बट ये एक ऐसा कर्व बन रहा है। अगर ये कर्व बन रहा है तो इसे सॉल्व करना तो पॉसिबल है नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे बताओ, पता ही होगा आपको क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, और वो छोटा सा एलिमेंट हमारा होगा, ये हमारे पास एलिमेंट हो गया कितना, dB का, यहां प्रेशर कितना P, यानी कि dW इक्वल्स टू PdV। अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया जाएगा,
ठीक है, समझ गए? यानी कि जब भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा पीबी डायग्राम से, तो आप कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर दी कर्व। ओके, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जो कि इस केस में है V2 V1 से ज्यादा है, अभी हमने देखा, तो एरिया अंडर द पीबी डायग्राम इज ट्रेस्ड इन क्लॉकवाइज। देखो अब ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज है ये डायरेक्शन, ठीक है, तो उस केस में वर्क इज डन बाय द गैस एंड इज टेकन पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन में वर्क डन किसका होगा? हमारा पॉजिटिव। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी क्लियर हो जाएगा, और ड्यूरिंग कंप्रेशन ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, किसका हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, समझ गए? वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। क्लियर है? वर्क डन बाय द गैस मतलब एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस यानी कि कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है ये हमारी प्रोसेस आ जाए, तो इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द लूप। ये पूरा का पूरा जो लूप है इसके एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। अगर लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया जाए, ये इस तरह से आया, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? क्लॉकवाइज, तो उस केस में हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। बट यहीं पर अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया जाए तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अब समझ गए ना क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी लूप की डायरेक्शन आ रही है तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो नेगेटिव। अल्टीमेटली कहानी वही है, आप पहले ए से बी जाने में पूरा वर्क डन निकालो, फिर बी से ए जाने में वर्क डन निकालो, दोनों को माइनस कर दो तो इसका एरिया निकल के आएगा। तो ये कहानी है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। जब भी साइक्लिक प्रोसेस में निकालना होगा तो उस केस में हम एरिया ऑफ द लूप ही निकाल देंगे, तब भी सही होगा। बट अगर एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ा तो उस केस में एरिया अंडर दी कर्व निकलेगा विद दी वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है बच्चों, समझ गए इस चीज को? जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ जल्दी से आंसर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें एज पर दी कार्टेशियन प्लेन नहीं लिया गया है, डायरेक्टली कर रहे हैं हम लोग। देखो ये 4,1 है, इसकी जगह 1,4 होना चाहिए था, और ये हमारा 4,2 होना चाहिए था, और ये हमारा 1,2 होना चाहिए। बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि वर्क डन फ्रॉम। अब देखो बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड की बात हो रही है, यानी कितनी हमारी 4 प्लस, ठीक है, और ये कितना है हमारा बताओ बच्चों? 2, यानी कि 4 प्लस 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन। देखो बच्चों 1 से 4 गया, यानी कितना आया हमारा? 3। कर लोगे सॉल्व? 4 प्लस 2 6, 6 2 से कट करोगे कितना आएगा? 3, 3 3 जा 9, और क्योंकि ये हमारा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू लीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू लीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, 9 यूनिट। या फिर अगर हम बात करें वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, बी से सी की बात, तो बी से सी इसके अंदर का एरिया आ जाएगा, इसके अंदर का एरिया आ जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें बच्चों तो हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर कितना है हमारा इसका बताओ बच्चों? इसका मैंने बताया आपको 2 इंटू V2, यानी कि इधर है हमारा 1 और इधर कितना है 4, यानी कि 1 माइनस 4, यानी कि 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3 इंटू टी माइनस का 6 यूनिट्स। उसके बाद वर्क डन फ्रॉम C2A, C2A में आप देखो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, P इंटू DB कांस्टेंट है, तो कितना आएगा? 0। अब अगर मुझे निकालना है वर्क डन फ्रॉम A टू B टू C टू A, तो सारे ऐड कर दो, 9 माइनस 6, आंसर कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? 3 यूनिट्स इज द आंसर। कितना आया हमारा? 3 यूनिट्स इज द आंसर। क्लियर है? ओके, 3 यूनिट्स इज द आंसर। अब अगर कहो बच्चों इसको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो बहुत आसानी से कर लोगे। इसकी यूनिट तो आई है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू लीटर। 1 लीटर के अंदर 10⁻³ होते हैं, यानी कि 3 × 10⁻³। अब क्योंकि ये वर्क डन है तो आंसर किस में आएगा? जूल में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही ऑलरेडी जैसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे वैसे हम लोगों ने यूज किए, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हमारे इस तरह के होने चाहिए थे। ठीक है बच्चों, कर लिया? हो जाएगा क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है हमारा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है?
कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अब ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है वो भी देख लो। क्या कि ये हमारे पास भाई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था और इसके नीचे से हमने हीट ट्रांसफर की। जैसे हीट ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है कि भाई ये जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर तो ये डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होने का मतलब वर्क करा जाएगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड इन टू वेज। पहला वे कि भाई उसके अंदर उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा वे क्या होगा हमारा जो वर्क कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि dq अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू du, यानी कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज और वर्क डन dw हो जाएगा। सही है बच्चों? ठीक है, यानी कि कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम, जो हीट दे रहे हैं हम सिस्टम को, इज यूज्ड टू चेंज द इंटर एनर्जी। किसमें यूज हो रही बताओ? इंटर एनर्जी में। प्लस एंड द रेस्ट इज डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। रेस्ट इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। बच्चों वर्क डन पता ही है P डेल्टा B के बराबर होता है। अगर इसको डिफरेंशिएशन स्मॉल के फॉर्म में लिखोगे तो dQ इक्वल टू du प्लस PW। क्लियर है? डेल्टा Q जो है वो है हमारी हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा W मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड डेल्टा U क्या है हमारा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है हमारा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। ओके, कर लोगे? जल्दी से फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। 1 2 3 खचक, खत्म। नेक्स्ट करो भाई एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर निकल कर आ रहा है। कर ले भाई इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 1 kg ऑफ वाटर, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा मास है 1 kg, कितने पे? एट 373 केल्विन। इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और उस केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है, कितनी है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये कैलोरी में है, पर ग्राम में, ये केजी में है। ठीक है, तो चेंज इन इंटर एनर्जी बतानी है, मतलब du तुम्हें बताना है, और dq जो होगा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मास इंटू एलबी के बराबर होगा। ओके, और क्या दिया हुआ है? पहला वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल कितना एक्सपेंड हो गया? 1671 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें चाहिए डी यू, मतलब यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस dw, यानी कि du आ जाएगा हमारा dq माइनस dw। इस क्वेश्चन में यहां तक तो सब कर लेते हैं, इसके आगे का सीन देखो, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में होती है बहुत गलतियां। m इंटू एल बी माइनस dw की जगह pdv। मास बताओ 1 kg, उसे किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि लेटेंट हीट किसमें है? 540 कैलोरी पर ग्राम में। माइनस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात हो रही है, यानी कि 1.013 10 की पावर 5, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर इसे कन्वर्ट करना पड़ा सीजीएस में, मतलब न्यूटन से डाइन में लाना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर 5 डाइन्स होती हैं। पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 10 की पावर 2, उसका स्क्वायर 10 की पावर 4 इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 1671 माइनस 1। अगर यहां तक कर दिया तो भी आंसर आएगा गलत। क्यों? क्योंकि अब भी ये जो है वो जूल्स में निकल के आएगा, कैलोरी में नहीं आएगा। एक जूल में होती है 4.2 इंटू, अगर अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी अप्रोक्सीमेटली, जो मुझे याद आ रहा है 499 के आसपास आंसर निकल कर आ जाएगा। एक बार देखो, हाँ, इसका आंसर आएगा 499.84 किलो कैलोरी इज दी आंसर। ओके, यानी कि हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको खुद से ही सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक फर्स्ट लॉ के बेस्ड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट लॉ में dq मतलब चेंज इन हीट ट्रांसफर है, du मतलब चेंज इन एनर्जी है, और dw मतलब वर्क डन है। सिंपल सा है, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेयर्स फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट रिलेशन। देखो बच्चों, जो स्पेसिफिक हीट होती है हमारी, स्पेसिफिक हीट होती है, इस स्पेसिफिक हीट का मतलब था बच्चों
टेम्परेचर चेंज, ऐसी हीट जिसका काम टेम्परेचर को चेंज करना होता है विदाउट चेंज इन स्टेट, विदाउट चेंज इन स्टेट, विदाउट चेंज इन स्टेट, उसे हम क्या कहते थे? स्पेसिफिक हीट बोलते थे। ये दो तरह की होती थी बच्चों, एक होती थी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होती थी हमारी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो तरह की हमारी हीट हो गई। अब कांस्टेंट प्रेशर पर जो होती थी उसमें लिखते थे सीपी या फिर एसपी, और इसे बोलते थे सीबी। ठीक है, तो मेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने सीपी और सीबी में रिलेशन निकाला। इन्होंने बताया सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बताओ बच्चों? आर के बराबर होता है। और सीपी और सीबी का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है बताओ? गामा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि दोनों स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो जो है वो गामा के बराबर है, और जो सीपी माइनस सीवी है वो आर के बराबर है। इन दोनों को अगर इक्वेट करो तो बहुत सारे और भी रिलेशन निकल कर आ जाएंगे, वो भी आप पुट कर सकते हो। जैसे एक रिलेशन क्या हो सकता है? सीपी की जगह कितना आ जाएगा? गामा सीवी माइनस सीबी इक्वल टू आर, तो भैया सीबी कितना हो जाएगा? आर अपॉन गामा माइनस 1। अगर हम यहीं से सीपी की वैल्यू पुट करें, सीपी की वैल्यू पुट करें, सीपी माइनस सीवी की जगह बताओ सीपी अपॉन गामा इक्वल टू आर, तो सीपी कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू आर, तो सीपी हो जाएगा आर इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी सीपी और सीवी की। यहां से एक बात और क्लियर हो रही होगी कि जो सीपी है वो सीवी से हमेशा बड़ा है, सीपी माइनस सीबी आर के बराबर है, तो गामा की वैल्यू भी हमेशा बड़ी होगी। आप कहोगे क्या सर इसकी प्रूविंग आती है? तो हाँ बिल्कुल आती है, बट इस चैप्टर के अंदर इसकी प्रूविंग पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा काइनेटिक थ्योरी, उसमें स्पेसिफिक हीट डिटेल सॉरी उसमें स्पेसिफिक हीट को, सीपी को, सीवी को, दोनों को रिलेट करेंगे और इसकी पूरी प्रूविंग भी कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? तो इसकी हम प्रूविंग भी करेंगे, बट अपने आगे वाले क्लास में। इस क्लास में बस ये रिलेशन आप समझ लीजिए कि सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी और सीवी का रेशियो गामा के बराबर होता है, सीपी सीवी आर गामा में रिलेशन कुछ इस तरह से भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करें तो टोटल हमारे पास 4 तरह की थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं, और उन चारों के अंदर क्या क्या कंडीशन है वो देखो। सबसे पहली जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस आती है वो आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है बट टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसे हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt की वैल्यू कितनी होगी? 0। और dt मतलब du होता है हमारा mc dt या फिर mc डेल्टा t, तो वो भी कितना होगा? 0। अगर फर्स्ट लॉ में आप लगाओ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? फर्स्ट लॉ कहता है dq इक्वल्स टू du प्लस dw, तो भैया du हो गया 0। अगर du 0 यानी कि dq dw के बराबर हो जाएगा, dq dw के बराबर हो जाएगा, और dw किसके बराबर होता है? p dv के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? यानी कि pv nRT के बराबर होगा क्या हो गया देखो, t कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, मतलब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं बट हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम नहीं होगा, dq की वैल्यू 0 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या होंगे? उसे बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर मैं फर्स्ट लॉ में लगाऊं, इसको 0 कर दो तो pw जो dw है इधर आ जाएगा, मतलब du हो जाएगा dw के बराबर या फिर माइनस का pw के बराबर। इसके अंदर pb इक्वल टू nRT नहीं होता है, इसमें pb टू द पावर गामा कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर pb और टेम्परेचर में रिलेशन निकालें तो p माइनस गामा, t गामा कांस्टेंट होगा, या फिर t और b में निकालें तो t v टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉस होता है। ये सारे रिलेशन किसके होते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस के होते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस
जिसके अंदर प्रेशर तो कांस्टेंट होता है बट टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क किसके बराबर होगा? पीडीबी के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डीवी हो जाएगा जीरो, तो वर्क डन भी कितना होगा? जीरो। तो डी क्यू किसके बराबर होगा? डी यू के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ये थी कहानी हमारी चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। ये थी हमारी चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की पूरी कहानी। अब एक डेरिवेशन, वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आता है एग्जाम में तो वो देख लो। आपको पता है सर, अभी हमने देखा था dw किसके बराबर था बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ pdv, कहां से कहां तक? v1 से v2 तक। यहां तक तो पता ही था। अरे बताया था नहीं बताया था? बोलो बच्चों, अभी भाई देखा था या नहीं? किसी भी प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ pdb के बराबर होता है। हमने वही यूज कर लिया, ठीक है, हमने वही यूज कर लिया, ठीक है। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, क्या कहती है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल्स टू nRT, यही होती है। यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालो, क्यों? nRT अपॉन B। अच्छा, क्यों निकाल रहे हैं? देखो, क्या प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है? नहीं होता है। और हो किसके रिस्पेक्ट में रहा है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, जो कि पॉसिबल नहीं करना। और अगर पॉसिबल नहीं करना है तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, nRT अपॉन V। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यानी कि dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v1 से v2, p की जगह पे nRT अपॉन v इंटू dv, यानी कि dw इक्वल्स टू, देखो n नंबर ऑफ मोल्स, r गैस कांस्टेंट, t कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अंदर क्या बचा हमारा? v1 टू v2 इंटू dv। अब अरे भाई dw थोड़ी होगा, फिर तो ये w हो जाएगा ना इंटीग्रेट करने के बाद। ये तो W हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू nRT। आप बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन जानते हैं। 1 अपॉन v कहां गया? गायब हो गया। कितनी गलत बात है बताओ, मास्टर ही गलत कर रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? 1 अपॉन v dv। बताओ बच्चों, 1 अपॉन v विद रिस्पेक्ट टू dv क्या आएगा? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और आपको पता है ये बेस n वो बेस e होगा, इसीलिए ln v कहां से कहां तक? v1 से v2। ये जो ln है याद रखना, ये log बेस e होता है, ठीक है। यानी कि w इक्वल्स टू nRT। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट कितनी है हमारी? v2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे v1, यानी कि w इक्वल्स टू nRT। ये है log m माइनस log n। जब log m माइनस log n होता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है m अपॉन n, ठीक है, यानी कि ln v2 अपॉन v1। अगर हम बात करें, क्योंकि PB हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी तो कह सकते हो P1 V1 इक्वल्स टू P2 B2, या फिर V2 अपॉन V1 की बात करें तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2। तो इक्वल टू ये भी लिख सकते हो nRT इन ब्रैकेट ln P1 अपॉन P2। समझ गए? ये बनेगा। बट एग्जाम्स में हो सकता है log 10 की वैल्यू दी हो। जब भी आपको नेचुरल लॉग से log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log v2 अपॉन v1 या फिर 2.303 nRT log p1 अपॉन p2। समझ गए? तो ये कहानी है हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की। किसकी कहानी है हमारी? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की। याद रखना है इस चीज को, ये किसकी कहानी है हमारी? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की। ओके बच्चों, समझ गए? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस बताइए, तो क्या आप कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़े, हो जाएगा, कॉपी कर लो चाहे तो जल्दी से, ठीक है। ये है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या सर वो भी इतना ही होता है? नहीं, क्योंकि उसमें PV इक्वल्स टू nRT नहीं होता है, उसमें PB टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है।
अब कहोगे कि सर इसको कराना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखो अगेन भाई चीज W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से V2 कितना PdV, इक्वेशन नंबर 1 पता ही है। बट इसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन का रिलेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें P और V में PV इक्वल्स टू एनआरटी नहीं होता है। क्या होता है बताओ बच्चों, इसमें होता है PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है बताओ, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां से P की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा K अपॉन B टू द पावर गामा। ठीक है, आगे K को सॉल्व कर लेंगे, अभी पहले देखो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है इक्वेशन, W यानी कि W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, बताओ बच्चों P की जगह पे K अपॉन B टू द पावर गामा इंटू dV। ठीक है, अब K तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेते हैं हम लोग। अंदर क्या बचा हमारा, V1 से V2, इस B टू द पावर गामा को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस गामा इंटू dV। ठीक है, तो वर्क डन हमारा ये आ गया। अब देखो ये x की पावर n है, और x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि W इक्वल्स टू K, बताओ बच्चों B टू द पावर माइनस गामा, यानी कि इसका हो जाएगा माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, लिमिट फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, यानी कि हमारे पास W आ गया किसके बराबर, K, इसको K को सॉल्व करेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हो जाएगा 1 माइनस गामा, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, और अंदर क्या बचा हमारा B टू द पावर 1 माइनस गामा, और लिमिट तो लगेगी ही लगेगी, यानी कि पहले V टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस गामा। अब इक्वेशन नंबर 2, अब इस K की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। K एक कांस्टेंट है, यानी कि P B टू द पावर गामा अगर कांस्टेंट है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि भैया जो P1 B1 की पावर गामा है वही तो P2 B2 की पावर गामा होगा, वही तो P2 B2 की पावर गामा होगा, और वही क्या है हमारा, कांस्टेंट है। लगा दो इस इक्वेशन में, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। W इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां आ रहा है B2 तो ये वाला टर्म ले लो, P2 इंटू B टू द पावर गामा इंटू B टू द पावर 1 माइनस गामा, माइनस यहां V1 आ रहा है तो K की जगह P1 B1 की पावर गामा इंटू B1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, यानी कि W इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 इंटू, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, कितना V2 माइनस, यहां बेस सेम है क्योंकि गामा माइनस गामा कट जाएगा तो ये हो जाएगा P1 V1। दिस इज द वर्क डन इन, दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो P2 B2 को आप कन्वर्ट कर लो वो बात अलग है, P1 B1 को कन्वर्ट कर लो वो बात अलग है, बट वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा इतना निकल कर आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। और अगर आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करोगे तो PV इक्वल्स टू nRT होता है, nR बाहर निकल के आ जाएगा, T2 माइनस T1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब चारों प्रोसेस के बारे में कंपेयर कर लो। देखो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सबसे पहले आइसोथर्मल में अभी हमने निकाला 2.303 nRT log B2 अपॉन B1 या फिर P1 अपॉन P2। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस निकाला N1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 B1 माइनस P2 B2। इसी को सॉरी अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा NR गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस की तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है PdB, बट आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है, तो dB की वैल्यू 0, तो भैया वर्क डन भी कितना होगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये चारों प्रोसेस थी और चारों में हमने वर्क डन के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, हो गया ना, चारों वर्क डन हो गए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारा हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है, सिंपल सी बात करी जाए तो एक ऐसी डिवाइस है जो हॉट बॉडी से हीट को लेगी और उससे वर्क करेगी, बाकी की रिमेनिंग हीट को सिंक में रिलीज कर देगी। समझ गए। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास इंजन है ना, स्कूटी का, कार का इंजन है, तो वो पेट्रोल से हीट लेता है, पेट्रोल जब गर्म होता है तो
जलता है तो हीट मिलती है, और उस हीट से थोड़ा वर्क होता है, बाकी सारी कहां रिलीज हो जाती है बताओ, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस, या फिर आपने नोटिस किया होगा कि जो साइलेंसर होता है वो गर्म पड़ रहा होता है, ठीक है। तो हीट इंजन एक तरह की ऐसी डिवाइस है जिसका काम है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना और रिमेनिंग एनर्जी को सिंक में रिलीज कर देना। यहां पे तीन टर्म यूज हो रहे हैं, एक हॉट रिजर्वायर या फिर इसे बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं बताओ? सोर्स, जो कि हाई टेम्परेचर पर होगा T1 पे, उसमें से थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट Q1 ली, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सोर्स। इस हीट इंजन ने उसमें थोड़ा सा वर्क डन किया, किसके बराबर? Q1 माइनस Q2, जहां पे Q2 है हीट रिलीज टू दी सिंक, और सिंक क्या है? एटमॉस्फेयर को जनरली हम लोग सिंक बोलते हैं। अगर इसकी एफिशिएंसी बतानी है तो एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। बच्चों आउटपुट कितना मिल रहा है हमारा बताओ? आउटपुट वर्क के बराबर है, और इनपुट हम कितना दे रहे हैं? Q1, यानी कि W अपॉन Q1। W किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2, या फिर इस तरह से हम लोग किसी भी हीट इंजन की वर्क डन को, एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीट इंजन एक डिवाइस है जिसका काम है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, और जो रिमेनिंग एनर्जी है उसे सिंक में रिलीज कर देना, ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है हमारे पास ये। अच्छा, सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर, सिंक मतलब रिलीज जहां पे हो रही है लो टेम्परेचर, याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा हाँ, रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा होता है, ध्यान रखना। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कोल्ड रिजर्वायर से हीट को लेता है, कुछ वर्क इनपुट करेगा और बाकी हॉट रिजर्वायर में रिलीज कर देगा। जैसे एसी है, रूम ठंडा होता है और बाहर सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसमें वर्क हमें इनपुट देना पड़ता है। यहां वर्क में क्या मिल रहा है? आउटपुट। तो याद रहोगे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली कहीं एप्लीकेबल नहीं होता, बट हाँ इसको समझने के लिए दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये भी एक तरह से आप देखना ऑलरेडी आपको पता है। केल्विन प्लैंक ने क्या कहा? इन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work। मतलब अभी हमने देखा ये अगर हीट इंजन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या कर रहा था? यहां से Q1 हीट ले रहा था और W रिलीज कर रहा था, और यहां क्या था? Q2। इन्होंने कहा कोई भी ऐसा हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो कि Q2 जीरो हो जाए और W Q1 के बराबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हीट हमेशा सराउंडिंग को लॉस होगी ही होगी, यानी कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, यानी कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। और रियल लाइफ में जो इंजन बनते हैं उनकी एफिशिएंसी 40-50% तक ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर हम 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40 जूल या 50 जूल हमें वर्क मिल रहा है, बाकी सारा लॉस हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने क्या कहा? इट इज इंपॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by an external agency to transfer the heat from a body to another at higher body। मतलब एक हमारे पास कोई एक ऐसी मशीन है जो कि लो टेम्परेचर से, कहां से? लो टेम्परेचर से हीट को ले और वो कहां रिलीज कर दे बताओ बच्चों? वो हॉट बॉडी या फिर हॉट टेम्परेचर में रिलीज कर दे। विदाउट वर्क डन ये पॉसिबल नहीं है, वर्क करोगे तो पॉसिबल है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, समझ गए? यानी कि केल्विन प्लैंक ने कहा कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। बट क्लॉसियस ने कहा कि कोई भी ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर कर दे विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हमें वर्क करना ही पड़ेगा। अब कहोगे सर एसी में तो ऐसा होता है, फ्रिज में तो ऐसा होता है। अरे बच्चों ये तो पता होगा ना, एसी में फ्रिज में होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी तो करनी पड़ती है। यहाँ पे सेल्फ एक्टिंग मशीन के बारे में बात हो रही है जिनमें किसी भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा ये तो पता होगा कि हम वर्क ना भी करें, वर्क कुछ भी ना करें, फिर भी हाई से लो में तो हीट ट्रांसफर होगी, यानी कि यहां से तो हीट यहां जा सकती है बट यहां से यहां नहीं जा सकती। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता था, जिसको हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा, ठीक है। मजा आ गया ना? ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इतने सारे टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर कर लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो होगी हमारी काइनेटिक थ्योरी की, जो कि हीट का लास्ट टॉपिक है और उसके साथ हीट हमारा खत्म हो जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर हो सकता है कोई टॉपिक आपको ना क्लियर हुआ हो तो आप जरूर कमेंट में डालिए, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको अपने अपकमिंग क्लास के अंदर। थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग दी क्लास। हाँ एक बात और, अगर हाँ आपको इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.physicsradar.com पर जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।